एक अफवाह चल रही है इस वक्त मार्केट में कि ग्रुप डी का पेपर बहुत ज़्यादा कठिन आने लगा, उसमें जो मैथ पूछी जा रही है वो एकदम एसएससी सीजीएल प्री लेवल की पूछी जा रही है, लगातार कठिन पूछना जा रहा है। अरे जो आपका सिलेबस तय हुआ था उसी हिसाब से चीज़ें पूछी जा रही। तो ये मैथ में मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसमें आप खुद देखेंगे कि अब एग्जाम में मैथ का लेवल क्या रह रहा है, कठिन आ रही, सरल आ रही। खुद देखिए, खुद परखिए और खुद फैसला कीजिए कि आपको किसकी बात को सुनना है और क्या समझना है। और अब आप बच्चे नहीं हो कि कोई भी कुछ भी कहता जाएगा और उसको सुनते जाओगे। मैं आपको एक शिफ्ट का पेपर करा रहा हूं जिसके कुछ क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं, बच्चों ने भेजे हैं, मैं वो खुद आपको दिखा रहा हूं और मैं आखिरी में भी बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट था, कौन सी डेट का था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपए है, 2 क्रमागत छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 90 रुपए होता है। यदि दूसरी छूट 9% हो तो कह रहा है इस यहाँ पे पहली छूट कितने % की रही होगी, समझना है। अंकित मूल्य अगर 120% है और बाद में विक्रय मूल्य क्या बना है 90 रुपए, एक छूट आपको दे रखी है यहाँ पर 9% की। कितने प्रतिशत की? 9% की छूट दे रखी है। तो 9% का मतलब क्या होता है इसको भी समझ लो। 9% का मतलब होता है 9/100, यानी जो चीज 100 की है वो 9 कम हो जाएगी तो 91 की हो जाएगी, 91 की हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो चीज 100 की थी वो 91 की रही होगी। अब दूसरी छूट पता करना है, यानी ए से बी तक का हिसाब किताब हमें देखना है। आप दूसरी छूट को पहले लिख दें या पहली छूट को बाद में लिख दें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करके हमें बताना है क्या आएगा। तो भाई क्या होगा, ए का अगर मान निकालना है कि 100 गुणे ए का मान अगर 120 है तो ए की जगह क्या आ जाएगा 120/100। और अगर मैं बी की बात करूं तो 90/91। ये 91% है। ठीक है, ये 91 क्या है? प्रतिशत है। इस चीज का याद रखेगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो ए से बी, यानी इसको हम ले लेते हैं 120 गुणे 91 और यहां पर ले लेते हैं 100 गुणे 90। ठीक, 100 गुणे 90, 20 से काट लीजिए 6 बार, 20 से काट लीजिए 5 बार, 6 एकम 6, 6 9 में 54, 546। यहां पर 9 पंजे 45, यानी कि जो चीज 546 से 450 की हो जाएगी उस पर छूट का प्रतिशत आपको बताना है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो अगर करना होने तो, इतने में काम बच जाए। 450 में 100 जोड़ोगे 550, लेकिन ये 546 लिखा है, 4 कम कर दीजिए, छूट दिखी 96 की। 96 की छूट है 546 में, 546 में। ये छूट कितने % की होगी ये आपको समझना है, देखना है, जानना है। तो मैं बोला जितना कट सकता है उतना काट लो, नहीं कटेगा तो छोड़ देना। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 2 से कट गया 50 बार में। अब देखिए ये 3 से कट रहा है, तो 3 से 3 9 में 27, 3 एकम 3, 3 से काटिए, 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी ऊपर 32 गुणे 50, नीचे 91। अब मेरी बात सुनना, 32 गुणे 5 होता है 160, यानी कि ये हो गया 1600/91। अगर ये 91 ना होता 90 होता, तो 90 होता तो ये लगभग कितनी बार जाता है, इसको समझने की कोशिश करना। और देखिए सवाल का लेवल जो है वो किस प्रकार का पूछा जा रहा है। आपको 91 से 1600 को डिवाइड करके आंसर बताना है। तो 91 से अगर करेंगे तो 91 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास बचेगा 9, और यहाँ 15 में से 9 जाएंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। अब एक 0 और बढ़ा लो, कितनी बार और जाएगा, जरा डिवीजन करिए। तो 9 सत्ते 63 होता है, 7 बार हम कर सकते हैं। तो 7 एकम 7, 9 सत्ते 63, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 8, 8 में से 3 5, 53, दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हो, कुछ बार और डिवाइड कर सकते हो 5 बार, यानी कि लगभग 17.5% की दूसरी छूट का प्रतिशत होगा। तो आप ये देखो कि इसका जो मान आया है वो आया है 17.5% के आसपास। तो ये काम करना कोई कठिन नहीं था, लेकिन लेवल क्या आ रहा है, लेवल ये आ रहा है कि सवाल तो सरल दिख रहा है लेकिन उसमें कैलकुलेशन दिख रही है। सवाल में क्या दिख रही? कैलकुलेशन। और इस कैलकुलेशन से कोई भाग नहीं सकता है एग्जाम में भी और यहां पे भी, कभी भी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन। मैं अपनी हर क्लास में जो 3:30 बजे होती है उसमें डेली कहता हूं कैलकुलेशन पर फोकस करो। मैं अगले सवालों पर आपको लेके चलता हूं। जैसे ये सवाल है, सिंपल सा सवाल दिख रहा है। मैं क्या बोला कि इसका अगर मैं दशमलव हटा लेता हूं, जो 0.42 लिखा तो ये 42/100 हो जाएगा। पावर में क्या है? स्क्वायर। फिर अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो 36 लिखा है और 36 के बाद ब्रैकेट लगा था। यहां पर 2 अंक पर दशमलव है, मैं 5/100 कर लेता हूं और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेता हूं। नीचे आते हैं, नीचे भी आप क्या लिख लोगे? 21/100 का होल स्क्वायर।
अगर मैं इधर बात करता हूं तो 7 लिखा रहेगा और उसके बाद यहां पर आ गया आपके पास 45/100 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप एक चीज को समझने का कोशिश करो, ऊपर से और नीचे से दोनों से 100 का स्क्वायर कॉमन होगा, 1/100 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ऊपर से भी 1/100 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, नीचे से भी 1/100 का स्क्वायर कॉमन होकर कट जाएगा। ऊपर अब यहां पर क्या बचेगा, ऊपर बचा 1/100 का स्क्वायर कॉमन होने के बाद 42 का स्क्वायर, यहां क्या बचा 36 गुणे 5 का स्क्वायर यानी कि 25। नीचे आइए, नीचे आपके पास है 21 का स्क्वायर और फिर क्या बचा है 7 गुणे में 45 स्क्वायर था ना, 45 का स्क्वायर ये बचा। अब इसकी कैलकुलेशन से कोई माई का लाल नहीं भाग पाएगा, किसी को भी हो करनी ही पड़ेगी। मैं क्या बोला 42 का स्क्वायर है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 42 को आप ऐसे लिख सकते हो, जितना छोटा करके लिख पाओगे ना भाई उतना आपके लिए सरलता हो जाएगी। 21 का स्क्वायर 441, 2 का स्क्वायर 4, तो ऊपर जब गुणा करोगे 4 एकम 4 16, 4 चौको 16 1 17, 1764। इधर आइए 36 गुणे 25, 25 छक्के 150, 0 15, 25 थे 75 और 15 90, 900 ये आ गया। नीचे चलिए, नीचे आप 21 का स्क्वायर 441 और अगर मैं इधर बात करता हूं 45 स्क्वायर की, तो 45 का 25 और 4 पंचे 20 गुणे में क्या है 7 है। इस कैलकुलेशन से भागा जा सकता है, आप ही बताओ कोई भाग सकता है? नहीं भाग सकता, करनी पड़ेगी। तो अब ऊपर देखो 17 और 9, अगर 9 7 17 को जोड़े तो 26 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2664 ऊपर। और अगर नीचे देखें तो 441 और यहाँ भी गुणा करना आपको बाकी है, तो 2000 गुणे 7 14000 और 25 और 25 सत्ते 175, 14175 और 441 और यहाँ पर 14175। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर आएगा आपके पास 2664, नीचे जब जोड़ेंगे तो अपने पास 4 और 1 5 हो जाएगा, 7 4 11, 1 हासिल लगेगा, 1 1 1 2 2 4 6 हो जाएगा और उसके बाद 14 रहेगा। अब जितना ये सॉल्व हो जाएगा 6 6 12 4 16 2 18, 6 5 11 1 12 12 और 4 16 1 17, नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो यहीं पर छोड़ दीजिए या कोई ऐसी संख्या देखिए जिससे ये कट जाए, जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना करिए। ठीक, ये है कैलकुलेशन। सवाल के लेवल को देखिए, देखने में लग रहा है सरल है लेकिन कैलकुलेशन है ना अच्छी सी, समझ में आ रहा है चीजें। अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल दिया, खैर इसमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बाहर का बाहर की बाउंड्री, अंदर का अंदर की बाउंड्री, यानी कि ये हो जाएगा 250 गुणे 250 बटे में आपके पास 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स से। 50 से काट दो तो 5 बार में ये, 50 से काट दो 2 बार में ये, 2 से काट लो 125 बार में। 125 गुणे 5 करेंगे तो 625 इस सवाल का जवाब हो जाएगा, 625। इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। अगले सवाल कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के ये 2 मूल दिए हैं तो समीकरण क्या होगा। मूल देने के बाद अगर समीकरण पूछा जाता है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स यानी कि मूलों का योग, और लास्ट में आता है मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर, दोनों का योग करना है। अब अगर एक माइनस में है एक प्लस में है तो योग करने से क्या आएगा, 3/5 माइनस में 5/4 ये रहेगा। तो ऊपर क्या दिखा आपको, समझो जरा, ऊपर क्या दिखेगा, 4 तिहाई 12, 5 पचम 25 और नीचे आएगा 20। 25 में से 12 माइनस करेंगे, माइनस का 13/20 इनका योग आ जाएगा। अब वो माइनस इसको प्लस कर देगा तो यहां पर हो जाएगा 13/20 और साथ में x। अब अगर इनके गुणनफल की बात की जाए, इन दोनों का गुणा किया जाए ऐसे करके, तो गुणे में क्या आ जाएगा, ऊपर 15 आ जाएगा और नीचे 20 आ जाएगा, लेकिन माइनस के साथ। ऊपर 15 नीचे 20, बल्कि ये कर सकते हो 5 से 5 काट दो तो माइनस का 3/4 आ जाएगा, माइनस का 3/4। तो ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का 3/4। अब ये मत समझना कि ये आंसर आ गया, सवाल के आंसर ऐसे नहीं दिए होंगे। सवाल के आंसर एक लाइन में दिए होंगे जिसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 20 का एलसीएम तो 20 होगा, यहां पर होगा 20x स्क्वायर, प्लस में ये होगा 13x और 4 पंचे 20, तो यहां पर 15 लिखा होता बराबर 0 होता। इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन दिए होंगे। तो ये हो गई इक्वेशन जिसके मूल आपके ये दिए। ठीक है, समझना चीजों को। अगला सवाल कह रहा है एज का क्वेश्चन। माँ की वर्तमान आयु अपने 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग का 4 गुना। मैंने दोनों पुत्रों में एक को S1 मान लिया, एक को S2 मान लिया, और इन दोनों पुत्रों की उम्रों के योग में जब 4 का गुणा कर देते हैं तो माता जी की उम्र निकलती M फॉर मदर।
6 वर्ष के बाद, अब 6 वर्ष के बाद इसकी भी उम्र 6 साल बढ़ेगी और इसकी भी उम्र 6 साल बढ़ेगी, तो 6 + 6 12 साल बढ़ जाएगा। यानी अगली बार क्या आएगा, S1 + S2 + 12, 6 साल के बाद, और तब माता जी की भी उम्र 6 साल बढ़ चुकी होगी। ठीक, आगे कहता है पुत्रों के योग की 2 गुनी होगी, तो इसमें मैं 2 से गुणा कर लेता हूं, बात को समझिएगा। 2 से क्या हो गया, गुणा हो गया। अब देखो अंदर आपको क्या मिल रहा है, जब हम 2 का इसमें गुणा कर लेते हैं तो यहां पर हो जाता है 2 ब्रैकेट में S1 + S2, और यहां पर 12 दूनी 24 और बराबर में m + 6। अब देखिए आप 4 गुणे S1 S2 का मान अगर m है तो 2 गुणे S1 + S2 का मान m का आधा होगा, m/2 होगा, प्लस में 24 और बराबर में m + 6। अब ये 6 को इधर ले आओ तो 18 बचेगा, और इस m + 2 को उधर घटा लो जाके तो m/2 हो जाएगा। तो m बराबर क्या आ जाएगा, 18 दूनी 36। यानी माता जी की उम्र पूछ रहा था 36 वर्ष। सवाल में कैलकुलेशन दिख रही या नहीं दिख रही, हर एक सवाल में एक आध बीच में छोड़ दीजिए, आप खुद से अंदाजा लगाइए। अभी मैं आपको शिफ्ट रिवील करूंगा कि किस डेट का एग्जाम है, और उस डेट के बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा तीनों शिफ्टों में किसी में, जरा प्लीज कमेंट जरूर करना कि सर ये क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाता हूं। ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए काम करता है 8 दिन में, बी काम करता है 12 दिन में। एलसीएम हो गया 24। इससे ये पता चला ए के 1 दिन का काम 3 है और बी के 1 दिन का काम 2 है। ठीक, आगे क्या कहता है, दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। यानी आखिरी के जो 3 दिन होंगे उसमें सिर्फ बी ने काम किया होगा, आखिरी के 3 दिन में, और इससे पहले ए + बी दोनों काम कर रहे होंगे। तो बी 1 दिन में 2 काम करता है, और आखिरी के अगर इसने 3 दिन तक काम किया है तो अकेले आखिरी के 3 दिन में 6 काम किया होगा। 24 काम में से आखिरी के 3 दिनों में बी ने अकेले 6 काम कर दिया, तो इससे पहले जो काम हुआ होगा वो 16 काम हुआ होगा, और इस 16 काम को ए + बी दोनों ने मिलकर किया होगा, यानी 5 के हिसाब से। तो 5 3 15, 16 क्यों होगा, 18 होगा। क्या काम होगा, 18, और इस 18 काम को दोनों ने मिलकर किया होगा 5 ने। तो यहां पर 5 3 15 होगा, और 5 6 30 हो जाएगा, 5 6 30। ठीक, यहां पे 3.6 डेज। अब आगे कह रहा है तो बी कुल कितने दिनों तक काम करेगा, कुल कितने दिनों तक। तो बी ने ए के साथ 3.6 दिन काम किया शुरुआत में, और आखिरी के 3 दिन अकेले काम किया। तो बी अगर कुल काम देखा जाए तो बी अकेले कुल काम कितने दिनों तक करता है, 6.6 दिन तक। ठीक, कैलकुलेशन है कि नहीं है, बिना कैलकुलेशन के सवाल नहीं हो सकता है। अब इसको आप कितना फास्ट करते हो ये आप पे डिपेंड करेगा। देखिए अगला सवाल, औसत ज्ञात करना है। साधारण सा औसत का सवाल है, लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यही सवाल क्लास में आता है, कोई भी अध्यापक पढ़ाए, हम ये सवाल थोड़ी आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं भाई, लेवल नहीं बढ़ा रहा है, लेवल आपको सीजीएल का नहीं दे रहा है, जो क्वेश्चन दे रहा है उसकी कैलकुलेशन बढ़ रही है। चीजों को समझो मेरे भाई। औसत ज्ञात करना है तो सबसे पहले योग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो अगर योग ज्ञात करते हैं तो क्या मिलेगा, 32 और 8 40 यहां से मिल जाएगा, 16 और 24 14 और 26 भी 40, 40 40 80 हो गया। 80 के बाद 23 और 9 जोड़ लेते हैं, 32 हो जाएगा। 32 + 80 ये हो गया आपके पास 2 8 3 11, टोटल 112। कितना हो गया, टोटल 112। अब औसत चाहिए था तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 से डिवाइड कर लेते हैं। कितनी बार होगा, 6 एकम 6, 5 बचेगा, 6 8 48, 4 बचेगा, और 6 6 36। औसत लगभग कितना बनेगा, 18.6। अब देखिए जो भी आंसर मिल रहा है दशमलव में मिल रहा है या बड़ी कैलकुलेशन के बाद सही जवाब मिल रहा है, इसमें बच्चा घबरा जाता है कि अरे मेरा आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ। अरे आपकी कैलकुलेशन सही है तो आपका आंसर सही होगा, और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो रही तो फिर आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं, जो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 30 20 और 10% के समतुल्य एकल छूट क्या होगी। 30% का मतलब 3/10 होता है। 10 का चीज 3 छूट पर 7 की हो गई। 20% का मतलब 5 की चीज 4 की हो गई। 10% का मतलब 10 की चीज 9 की हो गई। यही बात थी। तो शुरुआत में 10 × 10 100, 100 × 5 500। इधर आइए, 9 चौको 36, 36 × 7, 36 × 7, 36 × 7। ठीक,
तो यहां पर अपना क्या आ जाएगा, 7 छंग 42, 2 4, 7 ने 21 और 4 25, 252। 500 की चीज 252 पर गई। 500 की अगर चीज 252 पे जाती है तो छूट हुई 248 की, और 248 की छूट है 500 पर। कितने परसेंट होगी, 5 से काट लीजिए, 5 से यहां पर हो जाएगा 5 चौको 20, तो बचेगा कितना 4, 5 अट्ठे 40, 5 नवे में 45, 5 नवे में 45 और बचा 3, तो 5 छक्का 30, यानी कि 49.6% की एकल छूट के बराबर होगी। ये तो डेटा आप याद ही कर लो कि ये सवाल में अक्सर पूछा जाता है, जिसकी एकल छूट 49.6 ही आती है। अगले सवाल को देखते हैं। कहता है किसी षटभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, किसी षटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। कुछ चीजें याद होनी चाहिए, मुंह जवानी। आंसर क्या बन जाएगा षटभुज का, 24 √3 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी दिया है, ठीक, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला सवाल, किसी ईंट की माप ये दी गई है तो ईंट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब कंफ्यूजन क्या है, सवाल पढ़ तो रहे हैं लेकिन सही से नहीं पढ़ रहे हैं, वक्र पृष्ठ को संपूर्ण पृष्ठ समझ रहे हैं नहीं। और ईंट की जरा विमाएं देखिए, डायमेंशन देखिए, ये घनाभ है, तो घनाभ में जब कभी भी बात होती है वक्र पृष्ठ की तो छत को और आधार को छोड़कर चारों दीवारों का क्षेत्रफल बात करते हैं। वैसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LBBHHL होता है, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यहां पर आपको 2 छोड़ देने हैं, तो सिर्फ क्या क्या लोगे। अगर मैं बात कर लेता हूं इस घनाभ की, अगर मैं बात कर लेता हूं, जिसमें मैं इसको लंबाई बोल देता हूं 4, ये चौड़ाई है 7 और उसके बाद ऊंचाई है 12, तो नीचे 7 चौको 28, देखो ये क्या होगा, इस फलक का क्षेत्रफल 7 चौको 28 होगा। 28 यहां छोड़ना है, 28 यहां छोड़ना है, बाकी सबका हिसाब करना, मतलब छत और आधार छोड़ के बाकी सब देखना है। तो बाकी अगर सब देखते हैं तो समझो जरा, 12 चौको 48 1, तो दो सामने वाले भी 12 चौको 48, तो 96 ये हो गया। और यहां पर देखो तो 12 सत्ते 84 और 84 गुणे 2, तो ये हो गया 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, जोड़ देना, 8 6 14 के 4 हासिल लगेगा 1, 16 9 25 और 26। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ पाए भाई। 4 7 12 से ये आधार छोड़ दिया, 4 7 और 12 से 28 ये छोड़ा, 28 ऊपर का ही छूट जाएगा, बाकी सबको जोड़ दिया, ठीक, कितना आया 264। अगले सवाल की ओर चले। कह रहा है कि कोई महिला 9 घंटे में इतने दूरी तय करती तो उसकी गति, ये सवाल सरल है, 9 छक्के 54 और 9 अट्ठे 72, 9 छक्का 54 बचेगा यहाँ 7, 9 अट्ठे 72, यानी उसकी गति हो जाएगी 68 किलोमीटर प्रति घंटे। ऐसे भी सवाल आ रहे हैं, तो इसमें कठिनाई कहाँ है। और अफवाह फैलाने के लिए लोग तो इतनी फैला रहे हैं कि क्या किया जाए, ठीक। एक और सवाल देखते हैं। 2000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में मिलने वाला मूलधन इतने, मूलधन नहीं होगा यहाँ पर, अगर 2360 है तो ये मिश्रधन होगा, ये क्या होगा, मिश्रधन, ठीक। 2360 रुपए, तो भाई अगर 2360 मिला तो 3 साल में 360 रुपए आपको साधारण ब्याज मिला, तो 1 साल का साधारण ब्याज होगा 120, और अगर 120 हुआ तो 2000 पर अगर आपको 1 साल में 2000 पर अगर आपको 1 साल में 120 रुपए साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर होगी 6% वार्षिक। ये सब फॉर्मूले पता होंगे। अब कोई बच्चा अगर ये कहा कि सर बेसिक भी बता दिया करो और स्पीड कम रखा करो, तो ये वीडियो स्पीड और बेसिक के लिए नहीं है। स्पीड इसमें मिलेगी और इसमें बेसिक नहीं होगा। मैं इन क्वेश्चंस को आपको दिखाता हूं, समझाता हूं, तेजी से करने का तरीका बताता हूं। बेसिक पढ़ना होता है तो शुरुआत से बैच ज्वाइन करो या फिर 3.5 की क्लास में रेगुलर आओ। अब क्या कह रहा है, समान मूलधन पर समान दर से 5 वर्ष पर मिलने वाला मूलधन क्या होगा। मूलधन क्या, यहां पे भी मिश्रधन लिख लो, ठीक। तो 5 वर्ष में 6% की दर से अगर देखें तो 30% ब्याज मिलेगा, और 30% का मतलब 3/10, यानी 10 का मूलधन 13 में बदल जाएगा। तो ये तो था 2000, ये कितना था 2000, एक जीरो से एक जीरो काटोगे, एक का मान हो जाएगा 200, तो 13 का मान क्या होगा 2600। तो 5 साल बाद जो मिश्रधन बनेगा वो कितना बनेगा 2600 रुपये। इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये 27 सितंबर की शिफ्ट का एग्जाम कराया है,
27 सितंबर के तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं जिसमें बच्चे कह रहे थे कठिन है, कठिन कुछ नहीं पूछ रहा है, कैलकुलेशन अच्छी करो, कैलकुलेटिव सवाल पूछ रहा है। मेरी बात को ध्यान रखना। इसी प्रकार की उम्मीदों के साथ जो जानकारी रहती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उस जानकारी के साथ और इस प्रकार के सवालों के साथ आपके सामने आता रहूंगा। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।